हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या है और उसके क्या नियम हैं। तो देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर का हिंदी में अर्थ होगा गा गे गी और प्लस कंटीन्यूअस माने होगा रहा रहे रही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जैसा कि यहाँ हिंदी भाषा में 3 उदाहरण हमने लिखा हुआ है। तो जैसे वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, दूसरा है हम मैदान में खेल रहे होंगे, तीसरा है मैं टीवी देख रहा हूंगा। तो सबसे पहले इस हिंदी भाषा के वाक्य के अंत में जाएंगे और अंत में अगर हमको गागेगी मिल रहा है तो गागेगी माने फ्यूचर हो जाएगा। देखिए, तीनों वाक्य में गा आया है, यहाँ पर गे आए हैं, यहाँ पर गा आया है। अगर गा गे गी आएगा तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। और इससे एक शब्द पहले आप देखिए, यहाँ रहा रहे और यहाँ देखिए रहा आया हुआ है। तो रहा रहे रही आने पर ये आपका हो जाएगा कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार ये तो आपका हिंदी भाषा में पहचान हो गया कि फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस क्या है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके क्या नियम हैं। तो देखिए, रूल नंबर 1, पहला नियम, इसमें हमने लिखा कि जैसे ही है और ही इसके बाद सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ईटीसी, यानी कि 11 लोग जो सब्जेक्ट हैं इनके आने पर आपको विल भी लगाना है और केवल आई और वी के साथ शैल भी लगाना है। तो यहाँ पर हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि आपने जनरली देखा है कि अदर टेंसेज में, पिछले जो वीडियोज में और टेंस जो बताए गए हैं उसमें सामान्य तरीके से आपने देखा कि सब्जेक्ट का डिवीजन 2 प्रकार से है। एक तरफ 7 लोगों का समूह है और एक तरफ आपका 6 लोग हैं। टोटल मिलाकर के 13 सब्जेक्ट हैं जिनको हमने ज्यादातर 7 और 6 में डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पर जब फ्यूचर टेंस की बात आती है तो फ्यूचर टेंस का चाहे कोई भी भाग हो, चाहे वो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो अथवा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी भाग हो, वहां पर 7 और 6 का डिवीजन नहीं चलेगा। वहां पर आपको 2 और 11 का डिवीजन समझना होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 और 2, अर्थात केवल आई और वी के आने पर आपको शैल भी लगाना है और बाकी जो 11 सब्जेक्ट बच जाते हैं इनके आने पर आपको विल भी लगाना है। तो अब आप देखिए उदाहरणों के बारे में। तो जैसे कि पहला उदाहरण लिखा कि वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि वह की अंग्रेजी ही है और यहाँ देखिए ही के आने पर, सी के आने पर, इट के आने पर, सभी लोगों के आने पर, 11 सब्जेक्ट के आने पर विल भी लगाना है। तो यहाँ जो ही आया है, ही के आने के कारण ही यहाँ पर विल भी लगा है। दूसरी बात यह है, दूसरा नियम इसमें यह लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसी में आपको आईएनजी जोड़ देना है, तो ये आपका रीडिंग हो जाएगा। और इसके बाद समाचार पत्र आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपको बाद में लिखना है। तो इस तरीके से ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये आपका पहला उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 2 को अगर देखिए, हम मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ हम की अंग्रेजी आपका वी हो जाएगा और जो वी है यह आई और वी वाले कैटेगरी में आता है, यानी कि 2 वाले कैटेगरी में है। इसके साथ शैल भी लगाना है और यहाँ इसीलिए शैल भी लगा है, तो वी शैल भी हो जाएगा। प्ले आपकी फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगा करके प्लेइंग हो जाएगा और मैदान में जो आया है ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप बाद में लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा एग्जाम्पल जो आपका है वो आई से लेकर के, आई को लेकर के, जैसे मैं टीवी देख रहा हूंगा, तो मैं की अंग्रेजी आई हुआ, तो आई के आने पर भी शैल भी लगना है। तो आई के आने पर शैल भी लगाया गया, वाचिंग लिखा गया, वॉच जो फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी लगाया गया और टीवी हो गया। तो एक चीज मैं यहाँ आपको और समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये जो 3 उदाहरण हमने दिया है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हमने उदाहरणों को समान रूप से रखा है, यानी कि उदाहरणों में कोई चेंजिंग नहीं किया है। ऐसा इसलिए किया गया है, इसको इतना सरल हमने बनाने की कोशिश की है कि इवन चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। मैं चाहता हूं कि कोई भी इसे समझ पाए, इसलिए इन उदाहरणों को हमने चेंज नहीं किया है, इसीलिए उन्हीं उदाहरणों को रखा है। और अगर आप तीनों उदाहरणों का
तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब भी यह बात समझ में आ जाएगी कि बहुत ही माइन्यूट अंतर है। जैसे मान लीजिए आईएनजी फॉर्म की अगर बात करें तो जो आईएनजी फॉर्म है ये सभी टेंसेज में समान है, अर्थात प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगेगा, पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगेंगे, फ्यूचर के कंटीन्यूअस टेंस में भी आईएनजी लगेगा। केवल और केवल मात्र अगर अंतर है तो इनके सहायक क्रियाओं का है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो वहां इज एम आर लगेगा, अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वाज वर लगेंगे, अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो आप विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप चाहे तीनों टेंसेस को, पिछले वीडियोज को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब देखिए एक बात और है, अब हमको इसका 6-6 लाइन बनाना है। तो जैसे हर एक वाक्य का अगर 6-6 लाइन आप बना रहे हैं तो इसमें यह समझना कि जैसे पहला नियम था अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जो नियम हमने आपको यहाँ समझा दिया, और यही नियम संक्षेप में जरा देखिए यहाँ पर ये एक तरह से सूत्र है। ये भी आप ध्यान देंगे कि ये सूत्र बहुत ही जरूरी है कि जैसे दो ही मेन सूत्र हुआ, एक तो विल बी और शैल बी और प्लस आईएनजी का प्रयोग, तो ये अफर्मेटिव में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ नेगेटिव में भी होगा, इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव में भी होगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि चारों तरह के सेंटेंसेज में इसका प्रयोग होगा। तो अब आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि 6-6 लाइन कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए अब हम आपको दो उदाहरण केवल समझाएंगे, एक उदाहरण ही को लेकर के, दूसरा आपका वी को लेकर के, और उसी आधार पर आप आई से बना सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला उदाहरण है, जैसे ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसका हमने 6 लाइन आपको बना दिया है। देखिए कैसे बना है, बिल्कुल पैटर्न आपका वही है जैसा कि पिछला जो रूल्स बताया जा चुका है, पिछले वीडियोज में आप पढ़ चुके हैं, पैटर्न ठीक वही है, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए पहले लिखा है कि ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो जब आप निगेटिव बना रहे हैं तो कहीं ऐसा ना कर दीजिए कि ही विल बी के बाद नॉट लगाइए, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें मूल रूप से अगर देखा जाए तो इसकी जो मूल सहायक क्रिया वो क्या है, वह केवल आपका विल है और शैल है। यही चीज आपको ध्यान से समझना है। देखिए विल और शैल यही केवल मुख्य क्रिया, मेन रूप से सहायक क्रिया, मेन सहायक क्रिया यही है। तो आपको विल और शैल के बाद ही नॉट लगाना है, ना कि विल बी के बाद शैल बी के बाद नॉट लगाइए, ऐसा नहीं होगा। विल के बाद नॉट लगाएंगे और शैल के बाद नॉट लगाएंगे। तो दूसरी लाइन में आपका विल के बाद नॉट लगा है और यहाँ देखिए आपका शैल के बाद नॉट लगा है। ये आपका दूसरी लाइन है। ये मान लीजिए आपका पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, और ये आपका दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, और ये चौथी लाइन है, ये आपका पांचवी है, और फिर छठवीं। इसी प्रकार पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी और छठवीं लाइन। तो देखिए दूसरे लाइन में आपको विल के बाद केवल नॉट लगाना, बाकी सब वही चीजें उतर जाएंगी और कुछ इसमें नहीं करना है। तीसरा है, इसी विल और शैल को ही इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले ले आएंगे। तो देखिए सबसे पहले विल लगाया गया, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया, तब आपका बी यहाँ प्रयोग किया गया। यही बात जो है, अब जब आप चौथा लाइन बना रहे हैं तो तीसरी लाइन वही उतारी जा रही है, केवल आपको वाई लगा देना है। पांचवी लाइन जैसा कि आप जानते हैं तीसरी लाइन ही पांचवी लाइन बनेगी और चौथी लाइन आपका छठवीं लाइन बनेगी। केवल ऐसे स्थिति में आई प्लस एन में जहां आपका सब्जेक्ट है उसी के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी सेम पैटर्न वही है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था, जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में था, वही नियम इसमें भी लग रहा है। अब आइए दूसरा देखिए, वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड, दूसरा हो जाएगा वी शैल नॉट बी प्लेइंग इन द फील्ड, तीसरा आपका है शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड, चौथा है व्हाई शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड, और फिर तीसरी लाइन आपका बन गया पांचवा और चौथी लाइन बन गया छठवां। इसमें केवल आपका सब्जेक्ट जो वी आ रहा है इसी के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आई प्लस एन के वाक्य होंगे, जब भी आई प्लस एन का वाक्य होगा तो इसमें हमने आपको फार्मूला बताया था कि सब्जेक्ट और प्लस तुरंत आप नॉट लगा देंगे। यही फार्मूला हमेशा हर टेंस में चलता है, ये आपको हमने बता दिया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है, वी यहाँ जो आया है और ये भी सब्जेक्ट है, और इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, क्योंकि आई माने इंट्रोगेटिव और एन माने नेगेटिव,
तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो यही इंट्रोगेटिव तो उतारना है, इसी में केवल आपको नॉट लगाना है, लेकिन नॉट लगेगा कहाँ, यह सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। अब जहां तक इसका हिंदी में अर्थ निकालने का सवाल है, तो देखिए पहले का अर्थ होगा ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा। दूसरा हो जाएगा वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। तीसरा होगा क्या वह समाचार पत्र पढ़ रहा होगा। चौथा होगा वह समाचार पत्र क्यों पढ़ रहा होगा। पांचवा होगा क्या वह समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। और छठवां हो जाएगा कि वह समाचार पत्र क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। और फिर इसी तरीके से वी शैल बी प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि हम मैदान में खेल रहे होंगे, हम मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, क्या हम मैदान में खेल रहे होंगे, हम मैदान में क्यों खेल रहे होंगे, क्या हम मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, और हम मैदान में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका ये अंग्रेजी और हिंदी बनता है और आई से आप इस आधार पर बना सकते हैं। हमने केवल 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार अब आपका यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अब यहीं पर समाप्त होता है और इसके साथ ही साथ यह वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊं टेंस से रिलेटेड वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।